नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम गुलाम वंश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। जितने भी यहाँ मैंने प्रश्न लिए हैं उनको आप मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी परीक्षा में लगभग पूछे ही गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने पहला प्रश्न लिया है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसे खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई। तो यहाँ शब्द आया है खलीफा। खलीफा क्या होता था उस समय, जो मुस्लिम साम्राज्य होता था, मतलब कि जो मुसलमानों का जो पूरा क्षेत्र होता था, वहाँ पर जो खलीफा होता था वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता था एक तरह से। तो खलीफा से किसी भी सुल्तान को, किसी भी राजा को, मतलब मुस्लिम शासक को मान्यता प्राप्त करना होता था। और अगर किसी सुल्तान को, किसी शासक को खलीफा ने मान्यता दे दिया तो वो एक वैध शासक कहलाता था। अगर किसी को मान्यता नहीं मिलता था तो उसके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता था और कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती थी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो लायक नहीं था, मतलब उसको समय नहीं मिल पाया था, तो उसको जो है प्राप्त नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो शासक हुआ इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत या फिर कहें भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसको खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। खलीफा ने इसको खिलअत एक बोला जाता था, वो दिया गया। ये कब हुआ था? 1229 में। ध्यान रखना, जो इल्तुतमिश था उसका शासनकाल कब से कब तक था? 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इल्तुतमिश से रिलेटेड लगभग 25-30 क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा पिछले वाला वीडियो को। एक बात और, अगर अभी तक आप लोगों ने पूरा मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ा है ना, तो पहले जाकर के आप लोग मध्यकालीन भारत पढ़िएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहां भी आप लोग चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम मकबरा किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो मकबरा, देखिए, तो जो मुस्लिम होते हैं जब किसी की डेथ होती है तो वो लोग जो दफनाते हैं तो उसको मकबरा बोला जाता है। मतलब कि जो कब्र होती है उसके ऊपर एक वो लोग महल जैसा कुछ बना देते हैं, तो उसको मकबरा बोला जाता है। तो भारत में प्रथम मकबरा जो है इल्तुतमिश के समय बनवाया गया था। इल्तुतमिश जिसको खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था, तो उसी के समय में पहली बार भारत में मकबरा का निर्माण हुआ। क्या हुआ था? इल्तुतमिश का एक बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी जो है डेथ हो जाती है। वो बंगाल गया हुआ था, वहाँ विद्रोह हुआ था उसको दबाने, तो वहाँ पर जो है विद्रोहियों का सामना करते हुए नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। और ये इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र था, तो इसी की स्मृति में उसने जो है भारत में पहले मकबरे का निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। इस मकबरे को सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा अथवा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? तो ये भी पूछा गया है। बामियान एक स्थान है, तो ये उसका अंतिम अभियान था। देखिए, जितने क्वेश्चन लिए हैं ना, अधिकतर किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है रुकनुद्दीन फिरोज। कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज। ये इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज। देखिए, क्या था कि जो इल्तुतमिश था ना, उसका कोई भी योग्य पुत्र नहीं था। जो योग्य पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, वो बंगाल में मारा गया। इसके अलावा नासिरुद्दीन महमूद के अलावा इल्तुतमिश का कोई भी योग्य पुत्र नहीं होता है। तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ होती है 1236 में, तो जो इल्तुतमिश का जो बेटा होता है रुकनुद्दीन फिरोज, उसको सुल्तान बना दिया जाता है। तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मिन्हाज उल सिराज दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार में रहता था? मिन्हाज उल सिराज, तो ये इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। ध्यान रखना, इल्तुतमिश के दरबार में रहता था मिन्हाज उल सिराज। अगला क्वेश्चन है, किसने नागौर, जो जोधपुर में है, तो किसने नागौर में अतार किन का दरवाजा बनवाया था? तो ये भी इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था, अतार किन का दरवाजा। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के किस अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया? तो देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को आरंभ किया, लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर सका क्योंकि उसकी
बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करता है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा किस स्थान पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो देखो, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। तो इस स्थान से उसका काफ़ी लगाव था, तो इल्तुतमिश ने बदायूं में ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को विलास प्रेमी जीव कहा गया है? विलास प्रेमी जीव, तो ये बोला गया है रुकनुद्दीन फिरोज को, जो अपना क्या कहते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान बना था। ये थोड़े समय के लिए बना था 1236 में, बाद में जो है इसको हटा करके रजिया वो सुल्तान बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाली पहली महिला सुल्तान थी। तो जो इल्तुतमिश था उसने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान ने, ये ना रजिया होना था, माफ़ी चाहूँगा, सामने रजिया आना था। तो रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? तो रजिया सुल्तान, तो देखिए सुल्ताना थी ये, तो इसने जो है अल तुनिया, ये नाम याद रखेंगे। ये जो है ना सरहिंद अथवा भटिंडा वहाँ का सूबेदार था। सरहिंद अथवा भटिंडा का सूबेदार था अल तुनिया। हालांकि पहले ये रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर देता है, लेकिन रजिया जो है किसी तरह से इसको पटा लेती है और इससे विवाह कर लेती है। और बाद में फिर ये दोनों मिल करके दिल्ली की ओर वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि दिल्ली में विद्रोह हो चुका होता है। तो रास्ते में फिर इनकी हत्या कर दी जाती है कुछ डाकुओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान की हत्या कब और किसने की थी? तो ये किसने की थी? कुछ डाकुओं ने। कैथल एक स्थान है, हरियाणा में है कैथल। तो कैथल के पास कुछ डाकुओं द्वारा अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये तुर्क सरदारों द्वारा करवाया गया था, लेकिन डाकुओं ने की थी, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210, कुछ जो है 1210 बोलते हैं। मतलब जो लोग ना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह को नहीं स्वीकारते हैं, क्योंकि कई सारे इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी सीधे इल्तुतमिश को मानते हैं, तो वो लोग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 बताते हैं। वहीं जो इतिहासकार आराम शाह को स्वीकारते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का कथित तौर पर बेटा, तो उसके हिसाब से इसका शासनकाल हो जाता है 1211 से 36 तक। तो इसने लगभग 25 वर्ष शासन किया था, 25 अथवा 26 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के कथित प्रेमी के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखो, रजिया सुल्तान का ना मतलब एक विश्वस्त आदमी था, एक काफ़ी मतलब क्या कहेंगे विश्वास पात्र था, जिसका नाम था याकूत, और इसको उसने जो है उच्च पद दे रखा था। तो कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि रजिया का इसके साथ प्रेम रहा होगा, मतलब अफेयर रहा होगा। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने एक नए पद नाइब अर्थात नाइब मुमालिक का सृजन किया। इस समय सुल्तान कौन था? तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नाइब ये किसके समय सृजित किया गया, ये पूछा जाता है। इसी को जो है नाइब मुमालिक भी बोला जाता है। इस पद का सृजन क्यों किया गया था? सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों द्वारा इस पद को सृजित किया गया था। तो इस समय कौन सुल्तान था? मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये रजिया के बाद सुल्तान बना था 1240 से 1242 तक। मुइजुद्दीन बहराम शाह, खाली बहराम शाह याद रखेंगे, इतना काफ़ी है। तो बहराम शाह के समय नाइब के पद को सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाइब के पद पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया? तो नाइब के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था ऐतगिन, नाम याद रखना, ऐतगिन। वैसे तो इसका पूरा नाम मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन है, मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। बस आप ऐतगिन याद रखेंगे, इतना भी काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुआ था? तो यही मुइजुद्दीन बहराम शाह के टाइम पर, मुइजुद्दीन बहराम शाह के टाइम पर 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। ये जो है ना मंगोल आक्रमणकारी, ये पंजाब पहुंच चुके थे, पंजाब में घुस गए थे। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि जो इल्तुतमिश था वो चंगेज खां का समकालीन था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। जो इल्तुतमिश था उसने अपनी सूझबूझ से चंगेज खां को भारत से दूर रखा था। तो भारत में प्रथम मंगोल आक्रमणकारी वो हुआ था 1241 में मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, मुइजुद्दीन बहराम शाह के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन
अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या किसके द्वारा की गई? तो देखो, मुइजुद्दीन बहराम शाह जो कि 1240 से लेकर के 42 तक ये शासक रहा। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ जो कि 1242 से लेकर के 46 तक शासक रहा। मतलब ये लोग उतने योग्य नहीं थे, अयोग्य शासक थे। तो जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसकी हत्या की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एक नाम याद रखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद, जो कि अगला सुल्तान बनेगा, और उसकी माँ और बलबन। तो ये तीनों षड्यंत्र रच करके अलाउद्दीन मसूद शाह को मार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इसको मारने के बाद ना नासिरुद्दीन महमूद वो फिर सुल्तान बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, बलबन का उत्थान किस शासक के समय हुआ था? बलबन का उत्थान, ये आगे चल करके शासक बनता है बलबन भी। तो इसका उत्थान हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के समय, मतलब 1242 से लेकर के 46 के बीच में अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन रहा। तो इसी बीच बलबन, इसका उत्थान होता है, ये काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासन काल कब से कब तक रहा? ये नासिरुद्दीन है, आपकी मात्रा लगेगा। तो ये 1246 में बलबन की सहायता से सुल्तान बना, जो कि 1266 तक शासन करता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको भी, मतलब नासिरुद्दीन महमूद शाह को भी बलबन द्वारा मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय संपूर्ण शक्ति किसके हाथ थी? फिर से यहाँ आ की मात्रा लगेगा। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय संपूर्ण शक्ति जो है बलबन के हाथों थी। बलबन, जिसने अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या की थी, बलबन। तो उस नासिरुद्दीन महमूद शाह पूरी जो सत्ता है उसको सौंप चुका होता है, और बलबन जो है उसको खुश करने के लिए अपनी बेटी का विवाह सुल्तान से कर दिया था। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वारा बलबन को कौन सी उपाधि दी गई थी? कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखना। उल्लुग खां, ये बलबन की उपाधि थी। उल्लुग खां किसके द्वारा दिया गया था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के द्वारा बलबन को उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय बलबन किस पद पर था? तो देखिए, शुरू में जो है बलबन वो अमीर ए आखुर के पद पर था, लेकिन बाद में ये जो है नाइब का पद प्राप्त कर लेता है। नाइब वही पद जिसका सृजन किसके समय हुआ था? मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय। इस पद का सृजन ही किस लिए हुआ था? सुल्तान के पद की शक्ति को कम करने के लिए, सुल्तान की शक्तियों को कम करने के लिए। मतलब कि जो भी नाइब होगा वो सर्वशक्तिशाली होगा, सुल्तान से भी ज़्यादा। तो बलबन नाइब के पद पर था, मतलब वो सबसे शक्तिशाली था सुल्तान से भी। तो ध्यान रखना, ये नाइब के पद पर था। अगला क्वेश्चन है, 1259 में, ये ना में है, 1259 में बलबन द्वारा मंगोलों से समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की। इस समय मंगोल नेता कौन था? तो मंगोलों का आक्रमण है जो है निरंतर भारत पर होता रहा। तो 1259 में ये जो है पंजाब में आक्रमण करते हैं, और बलबन जो है उनके आक्रमण को रोकता है और मंगोलों से समझौता करता है। तो इस समय मंगोलों का नेता कौन था? जैसे कि इल्तुतमिश के टाइम पर मंगोल नेता कौन था? चंगेज खां। तो इस टाइम पर कौन था? बलबन के समय, मतलब कि नासिरुद्दीन महमूद के समय हलाकू, याद रखना, हलाकू। तो इससे जो है बलबन ने समझौता किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तबकाते नासिरी जो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है मिनहाज उद्दीन सिराज द्वारा लिखा गया था। मिनहाज उद्दीन सिराज, याद रखना, ये इसका समकालीन था, मिनहाज उद्दीन सिराज। और ये दिल्ली का प्रधान काजी था, मिनहाज उद्दीन सिराज। तो ये नासिरुद्दीन महमूद का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, बलबन कब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना? तो बलबन जो है 1266 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ऐसा कहा जाता है कि इसने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन किस जाति से था? तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन था तो एक तुर्क, लेकिन तुर्कों में भी अलग अलग जाति हुआ करती थी। ये था इलबारी तुर्क। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो इल्तुतमिश है वो भी इलबारी तुर्क था। तो ध्यान रखना है, गुलाम वंश के दो शासक, एक तो इल्तुतमिश और दूसरा बलबन, ये दोनों इलबारी तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन ने स्वयं को कौन सी उपाधि धारण की थी? मतलब कि गयासुद्दीन बलबन ने स्वयं खुद से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये भी कई बार पूछा जाता है। जिले इलाही, क्या उपाधि धारण की थी? जिले इलाही, ध्यान रखना, जिले इलाही इसकी उपाधि थी जो इसने खुद धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन के समय किस कवि का उत्थान हुआ? तो इसके समय में किस कवि का उत्थान हुआ? तो बहुत फेमस कवि है, उनका नाम है अमीर खुसरो,
ये जो है गयासुद्दीन बलबन के समकालीन थे और इसी के समय गयासुद्दीन बलबन के समय अमीर खुसरो अपना मतलब क्या करते हैं अपना करियर चालू करता है। तो इसी के समय इसका उत्थान हुआ था अमीर खुसरो का। एक और कवि का नाम याद रखेंगे, अमीर हसन। अमीर हसन, तो अमीर हसन और अमीर खुसरो ये दो कवि गयासुद्दीन बलबन के समय से संबंधित थे। आगे के सुल्तानों के समय भी अपना जो खुसरो है वो होगा। अगला क्वेश्चन है, बलबन को किसके द्वारा सर्वप्रथम गुलाम बनाया गया था? देखिए, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, क्वेश्चन लिया था कि गुलाम वंश क्यों बोला जाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, खुद बलबन, ये सब जो है पहले गुलाम थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तो सुल्तान बनने के 2 वर्ष तक भी गुलाम था, मतलब कि उसके ऊपर गुलाम का ठप्पा लगा हुआ था। वो 1208 में गुलाम के दास्ता से मुक्त होता है। लेकिन जो बलबन है, इल्तुतमिश है, ये लोग सुल्तान बनने से पहले ही अपनी दास्ता से मुक्त हो चुके थे। तो यहाँ आपको बताना है कि बलबन को किसके द्वारा सर्वप्रथम गुलाम बनाया गया था। तो मंगोल थे ना, उन्होंने अपने जो बलबन है इसको गुलाम बना लिया और बाद में ये किसी तरह से इसको दिल्ली में ला करके बेचा जाता है। मतलब कि जो मंगोल हैं वो किसी शेख को बेच देते हैं, किसी ख्वाजा को, तो वो फिर जो है दिल्ली ला करके इल्तुतमिश को बेच देता है बलबन को। और बलबन जो है इल्तुतमिश से बड़ा क्या कहते हैं, इल्तुतमिश जो है बलबन से बड़ा खुश होता है और उसको फिर अपने यहाँ रख लेता है। तो इल्तुतमिश ने खरीदा था इसको। सबसे पहले किसने इसको गुलाम बनाया था? तो मंगोलों ने इसको खरीदा था या फिर कहीं से चुरा लिया था, जैसा भी बोलो। तो मंगोलों ने सबसे पहले इसको गुलाम बनाया, फिर इल्तुतमिश ने इसको खरीदा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा गयासुद्दीन बलबन को किस दल में शामिल किया गया? यहाँ पर किस होना था, तो किस दल में शामिल किया गया? तो देखो, इल्तुतमिश इसने जो है तुर्कान ए चिहालगानी का गठन किया था, जिसको चरगान भी बोला जाता था, जिसमें 40 गुलाम होते थे। तो इन 40 गुलामों में एक बलबन भी था। तो बलबन इल्तुतमिश का खास था, काफ़ी विश्वास पात्र था। जो 40 गुलाम थे ना वो सभी उसके खास थे। तो उन्हीं 40 गुलामों में अर्थात तुर्कान ए चिहालगानी, जिसको चरगान भी बोला जाता था, उसी का हिस्सा था बलबन। तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम गैर तुर्कियों को उच्च पदों पर बिठाना शुरू किया? मतलब कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले गैर तुर्की, मतलब कि जो तुर्की नहीं है, उनको बड़े बड़े पद देना शुरू किया? तो ये थी रजिया सुल्तान। देखो, रजिया सुल्तान हुआ ये कि जो दिल्ली के तुर्क सरदार थे ना, वो रजिया से चिढ़ते थे कि एक महिला होकर के ये हमारे ऊपर शासन कर रही है। तो जो रजिया है उसका तुर्क सरदारों के ऊपर भरोसा उठ गया था, इसलिए वो गैर तुर्कों को अपने यहाँ उच्च पदों पर रखने लगी थी। क्योंकि जो गैर तुर्की थे वो मतलब कि जो तुर्क थे ना, वो गैर तुर्की से चिढ़ते थे। तो वो रजिया गैर तुर्कियों को अपने यहाँ स्थान देना शुरू करती है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्कान ए चिहालगानी को किसके द्वारा भंग किया गया? तो इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया और बलबन ने इसको भंग कर दिया। ध्यान रखना, बलबन ने इसको समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है, फारसी परंपरा जैसे पाबोस और सिजदा किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये फारसी परंपरा थी। पाबोस में क्या होता है, सुल्तान के पांवों को चूमना। सिजदा में क्या होता है, सुल्तान को दंडवत प्रणाम करना। तो ये फारसी परंपराएं थी। तो इसको शुरू करने वाला सुल्तान था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो इसने जो है इन परंपराओं को शुरू किया था। बहुत बार ये पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बलबन द्वारा फारसियों के किस त्योहार को भारत में मनाना शुरू किया? तो बलबन जो है फारसियों के त्यौहार मनाना भी शुरू कर देता है। तो फारसियों का नव वर्ष मतलब न्यू ईयर, जिसको फारसी में नवरोज कहा जाता है, तो ये त्यौहार मनाना शुरू करता है बलबन। और ये जो त्यौहार है ना, नवरोज का त्यौहार, ये अकबर के टाइम पर भी मनाया जाता था। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजत्व के दैवीय सिद्धांतों के आधार पर शासन किया? राजत्व के दैवीय सिद्धांत मतलब कि राजा जो है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस टाइप से। तो ये कौन था? बलबन था। ध्यान रखना, बलबन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह होना चाहिए था मेरे ख्याल से, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने पुत्रों का नाम फारसी शासकों के नाम पर रखा? तो ये भी बलबन था। बलबन जो है जो फारस है ना, वहाँ से काफ़ी वो प्रभावित था। मतलब कि वो जो है दिल्ली को फारस के समान बनाना चाहता था। इसी कारण वो जो है फारसी परंपरा, फारसी त्यौहार, अपने बच्चों का नाम फारसी शासकों के नाम से रखना, इस टाइप की चीज़ें वो कर रहा था। तो इसके बच्चे थे कैखुसरो
कैकुबाद, क्यूमर्स, तो ये सब फारसी शासकों के नाम हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ, होगा नहीं है हुआ, तो इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो गयासुद्दीन बलबन का उत्तराधिकारी हुआ कैकुबाद, कैकुबाद। हालांकि इसने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन जो सरदार होते हैं ना, तुर्की सरदार, वो कैकुबाद को बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने एक गैर तुर्क सरदार को अपना सेनापति नियुक्त किया जिसने आगे चलकर गुलाम वंश का अंत कर दिया। तो ये कौन था, कैकुबाद। कैकुबाद ने एक गैर तुर्क सरदार को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया, मतलब सेनापति मतलब पूरा सेना का दायित्व सौंप दिया कैकुबाद ने। और ये गैर तुर्क सरदार कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की, ये गैर तुर्क था। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन ने अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो अभी मैंने बताया कि गयासुद्दीन बलबन उसने जो है कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, कैखुसरो को अपने जीवन काल में ही, लेकिन ये जो है सुल्तान नहीं बनता है, किसको बनाया जाता है, कैकुबाद को। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था शमशुद्दीन क्यूमर्स। ये जो है ना मात्र 3 वर्ष का होता है और इसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इसका जो पिता था ना कैकुबाद, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, मतलब उसको लकवा मार जाता है, तो शासन करने के लायक नहीं होता है। तो उसके बाद जो है शमशुद्दीन क्यूमर्स जो कि 3 साल का होता है, इसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है और जलालुद्दीन खिलजी इसी 3 वर्ष के बालक की हत्या कर देता है और गुलाम वंश का अंत हो जाता है, फिर खिलजी वंश शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने शमशुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। तो अभी मैंने बताया जलालुद्दीन खिलजी, जो कि कैकुबाद द्वारा सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। तो गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हुई थी 1286 में। क्या हुआ था, 1286 में गयासुद्दीन बलबन के प्रिय पुत्र महमूद की मृत्यु हो जाती है। महमूद जो है मंगोलों से लड़ता हुआ मारा जाता है। जैसे ही ये चीज़ पता चलती है बलबन को, तो वो जो है काफ़ी मतलब एकदम पुत्र शोक में डूब जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा भी हो चुका था, वैसे ही उसको मरना था, लेकिन पुत्र शोक एक कारण बन जाता है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के किस शासक द्वारा किला खरी का दुर्ग बनवाया गया था। किला खरी, कई स्थानों पर इसको किलो खरी भी लिखा जाता है, किलो खरी अथवा किला खरी का दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनाया गया था कैकुबाद के द्वारा। जो बलबन का उत्तराधिकारी हुआ तो कैकुबाद ने इसको बनवाया था, और इसको जो है हरा राजमहल भी बोला जाता है, हरा राजमहल। अगला क्वेश्चन है गयासुद्दीन बलबन द्वारा दीवाने अर्ज अथवा दीवाने आरिज नामक नवीन पद को सृजित किया गया। यह किस विभाग से का प्रधान होता था, मतलब कि यह कौन सा विभाग होता था, ये आपको बताना है। तो दीवाने अर्ज अथवा इसी को दीवाने आरिज भी बोला जाता था, ये होता था प्रधान सेनापति। तो प्रधान सेनापति मतलब पहले भी होते थे, लेकिन इसको जो है बलबन ने अच्छे तरीके से सृजित किया, जिसको दीवाने अर्ज अथवा दीवाने आरिज कहा जाता था, सैन्य अधिकारी होता था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया गया। तो ये बलबन था जिसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया। इसने राजत्व के सिद्धांत को भी अपनाया था, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। तो ये भी बलबन था। बलबन जो है सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। हालांकि इसने खलीफा को भी मान्यता दिया था, मतलब कि खलीफा को भी मानता था, और साथ ही साथ ये सुल्तान को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में मानता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है। ये वह है, तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन है जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था तथा जिसे संत शासक कहा गया है। तो कौन है संत शासक जो टोपी सीलकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो ये था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1246 से 1266 तक शासन करता है, जिसके समय में बलबन के हाथों में शक्ति होती है। तो वो जो है बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था, तो वो संत के समान उसको कहा गया है, संत शासक, और वो टोपी सीलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। देखिए क्या था
कि जो अच्छे होते हैं ना, मतलब जो अच्छे शासक थे, तो वो जो भी मतलब राजकोष से जो आय प्राप्त, मतलब जो राज्य की आय होती है उससे अपना जीवन निर्वाह नहीं करता था, अपना पैसा वो खुद कमाता था। तो ध्यान रखना, नासिरुद्दीन महमूद शाह। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के अंतर्गत किस शासक ने होना है ये ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो किस शासक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? वो था इल्तुतमिश, जिसने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया, 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा लाल महल का निर्माण करवाया गया? तो ये बलबन ने बनवाया था लाल महल। ध्यान रखना, बलबन इसने लाल महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी है इस वीडियो का। तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने दरबार की साज सज्जा फारसी परंपरा की तरह किया था? तो ये कौन था? बलबन था। देखो, बलबन जो कि फारस से बड़ा मतलब इसको लगाव था, तो हर चीज़ ये फारस की तरह करना चाहता था, मतलब कि पूरा दिल्ली को ये फारस बनाना चाहता था। तो अपने दरबार की साज सजावट भी ये फारसी परंपराओं की तरह करता था, मतलब कि जो फारसी दरबारों की साज सजावट होती थी वैसे ही साज सजावट इसने अपने दरबार की भी कर रखी थी। तो आज के क्वेश्चन से यही समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।